हम लोगों ने बंगाल और अवध के बारे में एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट पिछली कक्षा में बात की। अब हम लोग इस अध्याय को, ये जो नया पॉलिटिकल सिनेरियो 18th सेंचुरी में बना, उसकी बात जो कर रहे हैं, तो अब इस अध्याय को इस कक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट हैदराबाद की। तो हैदराबाद के बारे में क्या है, तो अब उसकी बात करते हैं। लिखा हुआ है, Chin Kilic Khan, who had been given the title of Nizamul Mulk, was appointed the governor of Deccan in 1722 by the Mughal Emperor फारूक सियार। फारूक सियार जो मुगल शासक था, उसके द्वारा डेक्कन का यानी कि दक्षिण भारत का जो गवर्नर बना मुगल शासन का, वो था चिन किलिच खान, जिसको निजाम उल मुल्क की उपाधि से भी नवाजा गया था, जाना जाता है। लिखा हुआ है उसने क्या क्या किया, तो ही कंसोलिडेटेड हिज रूल एंड एक्टेड एज एन इंडिपेंडेंट रूलर अंडर द मुगल क्राउन। ये मुगल शासन के अंदर अपने शासन को ऐसे चलाता था जैसे ये एक स्वतंत्र शासक हो, और इसने अपने सारे रूल और रेगुलेशन को अपने तक सीमित रखा। ही फाउंडेड द असफजही डायनेस्टी एंड हिज सक्सेसर वेयर कॉल्ड निजाम ऑफ हैदराबाद। इसी ने एक वंश, एक नए राजवंश की स्थापना की, जिसको कहते हैं असफजही, यानी कि असफजही डायनेस्टी का फॉर्मेशन किया। और वही जो असफजही डायनेस्टी के जो वंश हैं, उन्हें हम लोग निजाम ऑफ हैदराबाद के नाम से जानते हैं। ही हैड ऑल्सो बीन अपॉइंटेड द वजीर बाय मुहम्मद शाह। ही हैड also been appointed the wazir by Muhammad Shah, who trusted him with the task of reforming the administration। ये मोहम्मद शाह के वजीर के तौर पर भी जाना जाता था, क्योंकि इसने बहुत सारे प्रशासनिक कार्य में सकारात्मक बदलाव किए थे मोहम्मद शाह के शासनकाल में। However, he returned to the Deccan from Delhi and consolidated his hold over there। हालांकि ये जब दिल्ली से अपने जगह पर आया, डेक्कन आया, तो इसने अपने सत्ता को अपने तक सीमित रखा, मुगल शासकों के हस्तक्षेप से दूर रखा। यानी कि इसने भी अपने आप को एक तरीके से स्वतंत्र बना लिया, हैदराबाद भी स्वतंत्र हो गया। निजामुल मुल्क मैनेज्ड गुड ह्यूमन रिसोर्स इन द फॉर्म ऑफ गुड सोल्जर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जहां तक मानव संसाधन की बात करते हैं, तो निजामुल मुल्क ने एक बेहतर तरीके से अपने मानवों को संसाधित किया, चाहे वो सैन्य शक्ति की बात हो, चाहे वो प्रशासन की बात हो। The Maratha and the Telugu warrior chief or Nayak were constantly engaged in a struggle against the state of Hyderabad। और ये हैदराबाद यानी कि चीन किलिच खान वाला जो हैदराबाद, निजामुल मुल्क वाला जो हैदराबाद था, उसके साथ मराठाओं की और तेलुगुओं की बार बार युद्ध होती रही। The desire of the Nizam to control the rich textile producing area of Coromandel coast in the east were checked by the growing power of the British। ये जो इच्छा थी निजामों की कि वो जो एक धनवान या फिर एक शक्तिशाली या फिर एक जो महत्वपूर्ण वस्त्र उत्पादन क्षेत्र जो है, जिसको कोरोमंडल कहा जाए, कोरोमंडल तट पर जो वस्त्र उत्पादन होता है, उसको अपने नियंत्रण में कर ले। लेकिन निजाम जो है वो चीजें नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वहां पर इसकी टक्कर हो जा रही थी, इसका युद्ध हो जा रहा था अंग्रेजों से, अंग्रेज शासकों से, ईसाइयों से। तो वहां पर ये सारी चीजें जो है वो दिक्कत हो रही थी। एक तरफ ये लोग का लड़ाई जो है वो मराठा और तेलुगु से था, तो एक तरफ लड़ाई जो था वो अंग्रेजों से था, ईसाइयों से था। अब हम लोग बात करते हैं मैसूर की। हैदराबाद की बात हो गई। हैदर अली एस्टैब्लिश्ड एन इंडिपेंडेंट किंगडम ऑफ मैसूर बाय अपराइजिंग पावर फ्रॉम द उडियार ब्रदर। हैदर अली ने एक नए और स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना मैसूर में की, बाय असर्पिंग पावर फ्रॉम द ओडियार ब्रदर। उडियार भाई बंधुओं से लेकर सत्ता को या फिर अपने शक्ति को एकत्रित करके इसने एक नए साम्राज्य को स्थापित किया, नए स्वतंत्र साम्राज्य मैसूर की स्थापना की। ही ओन बैटल अगेंस्ट द निजाम ऑफ हैदराबाद, द मराठा एंड द इंग्लिश। और इसकी लड़ाई, हैदर अली की लड़ाई यानी कि किंगडम ऑफ मैसूर की लड़ाई, हैदराबाद से भी हुई, मराठा से भी हुई और अंग्रेजों से भी हुई, हर जगह ये जीत गया। ही डाइड इन द सेकेंड एंग्लो मैसूर वार। लेकिन इसकी मृत्यु यानी कि हैदर अली की मृत्यु दूसरे एंग्लो मैसूर वार यानी कि अंग्रेजों के साथ युद्ध में हो गई।
ही एंड हिज सन टीपू सुल्तान वेयर एबल एडमिनिस्ट्रेटर एंड जनरल। ये और इसका बेटा टीपू सुल्तान जो के बारे में कहा जाता है, माना जाता है कि वो एक सक्षम प्रशासक और शासक था। अब हम लोग पृष्ठ संख्या 80 पर आते हैं। आगे लिखा हुआ है टीपू सुल्तान के बारे में। टीपू सुल्तान वाज कॉल्ड द टाइगर ऑफ मैसूर ऑन अकाउंट ऑफ हिज ब्रेवरी। अपने साहस के कारण से टीपू सुल्तान को मैसूर का बाघ यानी कि टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है। टीपू अंडरटुक वेरियस स्टेप टू स्ट्रेंथन हिज एम्पायर लाइक इनकरेजिंग ट्रेड एंड इंडस्ट्री एंड अप्लाइंग वेस्टर्न मेथड इन वॉरफेयर। टीपू सुल्तान ने बहुत सारे तरीके अपनाए ताकि वो अपने एम्पायर को, अपने साम्राज्य को मजबूत कर सके, चाहे वो व्यापार को बढ़ाने की नीति हो, चाहे वो अलग अलग उद्योग को स्थापित करने की नीति हो, चाहे पश्चिमी सभ्यता, अंग्रेजी सभ्यता और अलग अलग पश्चिमी सभ्यता से नए नए तकनीकों को, नए नए मेथड को अपनाने की, युद्ध की कौशलता को अपनाने की बात हो। He also introduced a new series of weight and measure, calendar and coinage and employed both Hindus and Muslims in his administration। इसके बारे में कहा जाता है कि इसने नया वजन करने का, मापने का, कैलेंडर यानी कि पंचांग, कॉइनेज, सिक्का, ये सारी चीजें नई बनाई, अपने तरीके से बनाया और ये अपने लोगों में हिंदुओं को भी रखता था और मुसलमानों को भी रखता था। अब हम लोग बात करेंगे सिख की, यानी कि अब हम लोग बात करेंगे एक और इंडिपेंडेंट साम्राज्य की। गुरु गोविंद सिंह इंस्पायर्ड फॉर्मिंग खालसा कुड नॉट एस्टैब्लिश अ सेपरेट स्टेट फॉर सिख। गुरु गोविंद सिंह जिसने खालसा या फिर 10वें गुरु, जो अंतिम गुरु है सिख धर्म के, उसने खालसा की स्थापना तो की, उन्होंने खालसा की तो स्थापना की, लेकिन वो अलग से एक सिख क्षेत्र, सिख राज्य या सिख देश बनाने में सक्षम नहीं हो पाए, सफल नहीं हो पाए। आफ्टर हिज डेथ, उनके मृत्यु के बाद द सिख ऑर्गेनाइज देमसेल्फ अंडर अ कैपेबल लीडर बांदा बहादुर। इनकी मृत्यु के बाद सिखों को ऑर्गेनाइज किया गया, इकट्ठित किया गया और उनके नेतृत्वकर्ता बांदा बहादुर बने। दे ट्राई टू रेसिस्ट द मुगल एंड इवन ओवररन द एंटायर टेरिटरी बिटवीन लाहौर एंड दिल्ली। ये इनका मुगलों से लड़ाई हुआ, अपना युद्ध हुआ अपने क्षेत्र को बचाने में और विस्तार करने में, और ये लाहौर से लेकर दिल्ली तक फैले हुए थे सिख। बट द मुगल डिफीटेड देम डिसाइसिवली, लेकिन मुगलों से ये लोग हार गए। However, the new political situation in Punjab became favorable for Sikh following the invasion of Nadir Shah from Persia and Ahmad Shah Abdali from Afghanistan. However, हालांकि ये मुगलों से हार गए, लेकिन जो पॉलिटिकल सिचुएशन था, जो राजनीतिक अवस्था थी पंजाब की, सिखों का वहां पर एक तरीके से सकारात्मक पहलू था और ये सिखों को मुगलों से ऊपर कर देता था, यानी कि वहां पर शक्तिशाली बन जाता था। और मुगलों पर सिखों के अलावा नादिर शाह जो पर्सिया का था, जो हम लोग पहले बात कर चुके हैं, और अहमद शाह अब्दाली जो अफगानिस्तान का था, इन लोगों का भी जो आक्रमण हुआ भारत पर, इससे भी सिखों को मुगलों के खिलाफ लड़ने में और आसानी हो गई। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द सब्सिक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द अफगान एंड द फॉलोअर ऑफ नादिर शाह, द सिख started to organize themselves into a small group called मिस्ल। और इन्होंने देखा, सिखों ने देखा कि अफगान का आक्रमण हो रहा है, ईरान का, पर्सिया का आक्रमण हो रहा है, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हो रहा है, नादिर शाह का आक्रमण हो रहा है मुगलों पर, तो क्यों ना ये मौके का, इस आपदा में अवसर देखा जाए और यहां पर अपने आप को और ज्यादा मजबूत किया जाए, ऑर्गेनाइज किया जाए। दे ऑक्युपाइड रीजन प्रोविंस बाय प्रोविंस एंड डिवाइडेड दीज टेरिटरीज अमंग देमसेल्फ। उन्होंने फिर इसी मौके का फायदा उठाया, इसी आपदा में अवसर देखा और उसने अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्रों को प्रोविंस बाय प्रोविंस ऑक्युपाई किया सिखों ने मुगलों से, और उसको एंड डिवाइडेड दीज टेरिटरीज इनटू अमंग देमसेल्फ, और आपस में इन लोगों ने इस टेरिटरी को बांट लिया। सून दे ड्रोव out the governor of Ahmad Shah Abdali for Sarhind and Lahore. Soon they drove out the governor of Ahmad Shah Abdali, और जल्द ही उसने अहमद शाह अब्दाली के लोगों, गवर्नर को सरहिंद और लाहौर, सरहिंद अभी भारत में है और लाहौर अभी पाकिस्तान में, दोनों पंजाब का हिस्सा है, वहां से खदेड़ दिया सिखों ने। द मिस्ल कोऑपरेटेड, मिस्ल का मतलब है स्मॉल ग्रुप ऑफ सिख। द मिस्ल cooperated with one another
बट फेल्ड टू यूनाइट एज अ सिंगल पावर। ये लोग एक दूसरे का तो समूह में समर्थन करते थे लेकिन एक तौर पर आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। दे इट वाज ओनली अंडर राजा रंजीत सिंह ऑफ द सुकेर चकिया मिसल दैट दे यूनाइटेड द सिख किंगडम। और एक जो ग्रुप था जिसका नाम सुकेर चाकिया था, उसके राजा रंजीत सिंह के द्वारा ये जो सिंगल पावर बनाने की जो बात थी, सारे सिखों को इकट्ठा करने की जो बात थी और सिख साम्राज्य स्थापित करने की बात थी, वो सफल हुआ, राजा रंजीत सिंह ने बनाया। राजा रंजीत सिंह बिकम द फर्स्ट सिख रूलर इन 1801। और राजा रंजीत सिंह के बारे में कहा जाता है कि ये पहले सिख शासक थे। कब? 1801 में इनकी ताजपोशी होती है। अब हम लोग बात करते हैं राजपूत की, यानी कि राजपूत शासकों की बात करते हैं। लिखा हुआ है द रिलेशन बिकम सॉवर बिटवीन राजपूत एंड मुगल एज द पॉलिसीज एडॉप्टेड बाय औरंगजेब गेव राइज टू रेसिस्टेंस। औरंगजेब की बहुत सारे नीतियों के कारण से राजपूतों और मुगलों के बीच में जो रिश्ते हैं वो खराब हो गए, जो अकबर के समय बेहतर हुआ करते थे। He alienated the Rajput state of मारवाड़, मेवाड़ एंड जयपुर। चाहे वो जयपुर के राजपूत घराने की बात हो, मेवाड़ और मारवाड़ की बात हो, वहां पर चीजें जो है वो मुगल के शासन, औरंगजेब के शासन काल से खराब हो गई। विथ द राइज ऑफ जाट मराठा एंड द प्रोविंशियल गवर्नर, जाट मराठा एंड द प्रोविंशियल गवर्नर, देयर पोजीशन डिक्लाइन। राजपूतों का जो पोजीशन था वो, और यहाँ पर मुगलों की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये सारी चीजों में पतन आया। द मोस्ट नोटेबल राजपूत रूलर वाज द रूलर ऑफ आमेर, सवाई राजा जय सिंह। जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध या फिर एक महत्वपूर्ण राजपूत रूलर की बात करें तो उसमें नाम आता है आमेर के राजा, अंग्रेजी में अंबर लिखते हैं, AMBER, हिंदी में आमेर कहते हैं, आमेर के राजा सवाई राजा जय सिंह की। He is known for building the city of Jaipur and the construction of astronomical observation known as Jantar Mantar at Ujjain, Jaipur, मथुरा, दिल्ली एंड बनारस। सवाई राजा जय सिंह के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने ही जयपुर शहर का निर्माण करवाया था और इन्होंने ही जंतर मंतर, जो कि खगोल शास्त्र का एक लेबोरेटरी प्रयोगशाला है, उसका निर्माण करवाया था, जो अभी उज्जैन यानी कि भारत के मध्य प्रदेश, भारत देश के मध्य प्रदेश राज्य में, जयपुर यानी कि भारत देश के राजस्थान राज्य में, मथुरा यानी कि भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य में, दिल्ली यानी कि भारत देश के दिल्ली यूनियन टेरिटरी में, और बनारस यानी कि भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य में। बनारस का नाम अब वाराणसी हो चुका है। He also took up the cause of women and worked actively against the practice of सती। और कहा जाता है सवाई राजा जय सिंह के बारे में कि इन्होंने सती प्रथा के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी और इन्होंने महिलाओं के सम्मान के लिए भी काम किया, लड़ाई लड़ा। ये है जयपुर का जंतर मंतर, जो यहाँ पर आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। अब जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो हम लोग एक फैक्ट फाइल के तौर पर मराठाज की बात करेंगे, रिलेशन विद द मुगल की भी बात करनी है, और भी कुछ बातें करनी है, और भी बहुत सारी बातें हम लोग को इस अध्याय में करनी है, जो हम लोग आगे करेंगे। फिर हम लोग इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे। तो इस कक्षा को देते हैं यहीं पर विराम, मिलते हैं अगली कक्षा में, तो वहीं से इस अध्याय को और आगे बढ़ाया जाएगा।